हेलो बेटा, आज हम करेंगे दैट इज क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसको हम अल्फा बार से डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ध्यान से सुनना। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टिविटी, दिस इज चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। दिस इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या बोला मैंने? चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर या पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। और ये जो अल्फा बार है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। अल्फा बार जो है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। कैसे? पहले आप केस ले लो मेटल्स एंड कंडक्टर का। अगर हम मेटल्स और कंडक्टर्स की बात करें बेटा, मेटल्स और कंडक्टर्स, तो मेटल और कंडक्टर के लिए अल्फा बार क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अल्फा बार पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि जो रेजिस्टिविटी है दैट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अल्फा बार पॉजिटिव का मतलब है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइक्रोम है, नाइक्रोम के लिए अगर हम नाइक्रोम सुना है, निकल क्रोमियम सुना हुआ है ना, हाँ, अलॉय है। अगर हम इसमें रेजिस्टिविटी और टी में ग्राफ लेते हैं, राइट, तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है, क्लियर। तो इन मोस्ट ऑफ द मेटालिक कंडक्टर जो रेजिस्टिविटी है दैट इंक्रीजेस लीनियरली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू अबाउट 500 केल्विन, ठीक है। एट लो टेम्परेचर द कंडक्टर जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, दे हैव नॉन लीनियर डिपेंडेंस, ठीक है। मैं हाई टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, रूम टेम्परेचर टू अबाउट 500 केल्विन। रूम टेम्परेचर से लेके 500 केल्विन तक मोस्टली जितने भी कंडक्टर्स हैं हमारे पास, दे शो अ ग्राफ जस्ट लाइक दिस। दे हैव अ लीनियर रिलेशन अप टू अ लिमिटेड टेम्परेचर रेंज, ठीक है, 500 केल्विन तक, मतलब उनमें लीनियर रिलेशन होता है। लेकिन अगर हम करें एट लो टेम्परेचर, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उनमें जो डिपेंडेंस होती है वो नॉन लीनियर होती है, मतलब उसमें जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा। किस केस में, किस केस की बात कर रहा हूं मैं? जैसे एल्यूमिनियम है, राइट, एल्यूमिनियम एट लो टेम्परेचर, ओके, क्लियर। उसके बाद आ गया सेमीकंडक्टर्स। ये पता चल गया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है? चेंज इन क्या बोला? चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री या पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। और ये मैंने क्या बोला कि जो अल्फा बार है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। अब आओ मेटल और कंडक्टर के ऊपर। जब हम मेटल और कंडक्टर की बात करते हैं तो मेटल और कंडक्टर में अल्फा बार पॉजिटिव होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा बार पॉजिटिव? मतलब अगर आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव, उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब क्या है? देयर इज रेजिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर रही है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे नाइक्रोम है, नाइक्रोम में मैंने बता दिया अलॉय है, राइट। और मैंने ये भी बताया कि रूम टेम्परेचर से लेकर अबाउट 500 केल्विन तक जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द मेटालिक कंडक्टर्स, they show a linear relation up to a certain limit. At low temperature, जैसे एल्यूमिनियम हो गया हमारे पास, कॉपर हो गया,
दे हैव नॉन लीनियर डिपेंडेंस, मतलब उनका ग्राफ ऐसे आएगा, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, उनका ग्राफ ऐसे आएगा लो टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद आ गया फॉर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर हम चैप्टर पढ़ेंगे, तो सेमीकंडक्टर के बारे में हम ही सारा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको अल्फा बार की बात बता देता हूं यहां पर सेमीकंडक्टर्स के केस में। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है? सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा बार जो है दैट इज नेगेटिव, याद रखना है। सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा बार बेटा क्या होता है? दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो? सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम का है, सिलिकॉन का है, राइट, ये सेमीकंडक्टर का है, तो उसमें अल्फा बार नेगेटिव होता है। इसमें क्या हुआ कि जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो क्या हो रही है? दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मतलब अगर आप इसका ग्राफ लोगे ऐसे, इस तरफ को रेजिस्टिविटी है और इस तरफ को टेम्परेचर है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्लियर है। और एक बात याद रखनी है, 0 केल्विन के ऊपर जो सेमीकंडक्टर है दैट बिहेव एज इंसुलेटर, बट एट रूम टेम्परेचर दे बिहेव एज अ कंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में मैंने क्या बताया कि कंडक्टर में अल्फा बार पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर में अल्फा बार क्या होता है? नेगेटिव होता है, राइट। और मैंने क्या बताया कि जब 0 केल्विन हो जाता है टेम्परेचर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर दैट बिहेव एज एन इंसुलेटर। ठीक है, एट 0 केल्विन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर, राइट। लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर जितने भी सेमीकंडक्टर है दे बिहेव एज अ कंडक्टर। रूम टेम्परेचर के ऊपर सेमीकंडक्टर जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, बट 0 केल्विन के ऊपर सेमीकंडक्टर क्या बन जाता है? इंसुलेटर बन जाता है। और जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये देखो ग्राफ। ओके, क्लियर है। चलें आगे। उसके बाद आ गया हमारे पास इंसुलेटर। इसके रिलेशन भी हैं, वो मैं आपको रिलेशन जो है लिख दूं यहां पर रिलेशन एक, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा वो। ठीक है, वैसे लिख देता हूं, जब सेमीकंडक्टर करेंगे तब हम वहां पर करेंगे। इसमें रो इज इक्वल टू रो नॉट, राइट, मतलब ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। इसके बाद आता है ई की पावर 2kT। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, ई इज एनर्जी गैप, और ई आपको क्या पता है? दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी है, दिस इज रेजिस्टिविटी, दिस इज ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई इज एनर्जी गैप, 2 आपको पता है के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी इज टेम्परेचर। ओके, क्लियर, समझ आ गई। अब आ गया हमारे पास इंसुलेटर्स। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है इसमें सेमीकंडक्टर में बताऊंगा मैं। अब हमारे पास आ गया थर्ड, दैट इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर में तो रेजिस्टिविटी जो इंसुलेटर की है, जैसे वुड हो गया, ग्लास हो गया, उसकी जो रेजिस्टिविटी है दैट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। समझ आई? क्लियर है। मैंने क्या बोला कि जो रेजिस्टिविटी है इंसुलेटर की, रेजिस्टिविटी, ध्यान से सुनना इसको, रेजिस्टिविटी जो इंसुलेटर की है दैट डिक्रीजेस exponentially with the increase in temperature। अब इंसुलेटर कौन कौन से है? वुड, आप बोले कि वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है कि नहीं, लेकिन अब मैं फिर भी बोल रहा हूं वुड, ग्लास की रेजिस्टिविटी जो इंसुलेटर की है दैट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। और रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की एट एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन के ऊपर रेजिस्टिविटी जो होती है वो इंसुलेटर की एट 0 केल्विन रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की इनफाइनाइटली लार्ज होती है। क्या होती है? इनफाइनाइटली लार्ज। ओके, क्लियर है। इसमें भी रिलेशन जो है दैट इज वैलिड
कौन सा जो हमने रो वाला किया है, ये इसमें भी वैलिड है, रो 0 e की पावर e ओवर 2at, ऐसे था राइट। इसमें भी ये वैलिड है। E जो है दैट इज द एनर्जी गैप फॉर इंसुलेटर्स, और एनर्जी गैप इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी गैप मतलब बैलेंस बैंड और कनेक्शन बैंड, अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बस आपने ये रिलेशन याद रखना है। बट इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि हमारे पास इंसुलेटर है तो इंसुलेटर के ऊपर टेम्परेचर का, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपने सिंपल नहीं बोलना कि इंसुलेटर तो कनेक्ट ही नहीं करते। आपके पास मैंने आंसर दे दिया कि जो रेजिस्टिविटी है इंसुलेटर की दैट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, और एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो इनफाइनाइटली क्या होती है, लार्ज होती है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब जीरो कह लें। ओके, क्लियर। चले आगे। उसके बाद बेटा हमारे पास आ गया कि क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम का मतलब निकल, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, इनका अलॉय नाइक्रोम, निकल नाइक्रोम, यस, निकल कॉपर, निकर, निकर है ना, निकर से याद करते हैं हम इसको, निकल, कॉपर और क्या हो गया, क्रोमियम। ठीक है, निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम दैट हैज हाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हाई होगी, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी, जैसे नाइक्रोम की मैंने क्या बोला, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। जितने भी अलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। क्लियर। और कंडक्ट, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी क्या होगा, कम होगा। ध्यान से सुनना। क्लियर। जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। पता ही है, ये तो सभी को पता है कि जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी क्या होगी इसकी बेटा, कम। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी और कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और कंडक्टिविटी कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है अल्फा बार, वो भी क्या होगा, कम होगा। समझ आई। तो स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ये याद रखना है कि जो नाइक्रोम है, जो अलॉय है, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्मॉल होता है। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी स्मॉल का मतलब क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर बहुत कम फर्क पड़ेगा। मतलब अल्फा क्या है उसका, अल्फा बार क्या है, स्मॉल। इसका मतलब ये हुआ ना, अल्फा बार स्मॉल का मतलब क्या हुआ, अल्फा बार स्मॉल का मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो क्या रेजिस्टिविटी के ऊपर, उस मटेरियल के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो अल्फा बार स्मॉल है। अगर अल्फा बार लार्ज होता तो इसका मतलब क्या है कि आपने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया, उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। अब अल्फा बार क्या है, स्मॉल है। अल्फा बार स्मॉल का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी के ऊपर जो इफेक्ट है वो कम पड़ता है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, जैसे हम क्या बोलते हैं कि जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम जो है अगर हम उसको मैकेनिकली देखें, केमिकली देखें, हाई टेम्परेचर के ऊपर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये खराब नहीं होता, मेटाडिट्राइट नहीं होता ये मैकेनिकल। क्यों? पहली बात, या क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी यूज्ड नाइक्रोम फॉर मेकिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में जितने भी हमारे गीजर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, उसमें नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। क्यों करते हैं नाइक्रोम वायर यूज? क्योंकि जब आप हीटर चलाओगे, हीटर चलाओगे बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम, तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर आगे आपको रिलेशन वो हीटिंग एलिमेंट और हीटअप हो जाएगा।
एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आर टी वाला फार्मूला पड़ा हुआ है, चलो वो मैं आगे बताऊंगा आपको। बट इतना आपने फिलहाल आपने क्या याद रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि हम नाइक्रोम वायर जो है वो क्यों यूज करते हैं फॉर मेकिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। तो उसका आंसर क्या है कि फॉर नाइक्रोम वायर पहली बात अल्फा बार क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है इसकी, नाइक्रोम वायर की क्या होती है, स्मॉल होती है। बस इतना याद रखा है, राइट। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी यूज कॉपर वायर्स एज कनेक्टिंग वायर्स, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी कॉपर की लो है। जब रेजिस्टिविटी लो है तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। हम कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं, हाँ हम अब ये भी बोल सकते हो कि हम सिल्वर वायर क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि सिल्वर वायर बहुत महंगी है। सिल्वर वायर जो है वो बहुत ज्यादा महंगी है। नो डाउट कि सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होता है। अगर हम सिल्वर वायर यूज करेंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें वेस्टेज कम होगी। ठीक है, हीटिंग लॉस के कारण जो हमारे पास करंट खर्च होता है, मतलब करंट वहां पर खत्म हो जाता है, वो कम होगा, राइट। ये आगे आगे आपको सारी बातें पता चलती जाएंगी। बस ये एक क्वेश्चन आया था बीच में, कई बार पूछ लेते हैं बच्चे कि हम नाइक्रोम वायर क्यों यूज करते हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है नाइक्रोम की क्या होती है, क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, दूसरी बात कि हमारे पास कॉपर वायर हम क्यों यूज करते हैं फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर्स, क्योंकि जो कॉपर वायर्स हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, मतलब कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। रेजिस्टिविटी कम होगी तो हमारा करंट जल्दी फ्लो करेगा उसमें। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास करंट डेंसिटी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, छोटे छोटे हैं, ठीक है। और इनके ऊपर जैसे जैसे जो ये मैं टॉपिक करवा रहा हूं ना, ये टॉपिक आगे आगे बढ़ते जाएंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन बढ़ने ही है। ये तो अभी सिंपल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे, आगे आगे आर्टिकल करते जाएंगे, तो आप और अंदर इसके अंदर क्या होता है, क्या कहते हैं, घुसते चले जाओगे और अंदर घुसते चले जाओगे, फिर आपको सारी चीजें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। अब हमारे पास आएगा करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी, अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। अब करंट डेंसिटी की बात क्या करें, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ चार्ज। करंट डेंसिटी को हम जे के साथ नोट करते हैं, करंट पर यूनिट एरिया। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन लिख लेनी है आपने, मैं रिपीट कर रहा हूं। करंट डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर is defined as the amount of current passing per unit area of the conductor held perpendicular to the flow of charges. Repeating it again, current density of a conductor is defined as the amount of current passing per unit area of the conductor held perpendicular to the फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट डेंसिटी को हम जे के साथ नोट करते हैं, तो जे जो है हमारे पास वो किसके बराबर है, आई अपॉन ए। और करंट डेंसिटी जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप बोलोगे क्यों, करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने बोला था कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है, सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है। लेकिन एरिया जो है वो वेक्टर है। एक चीज इसमें क्या आ गई, वेक्टर आ गई, तो ये भी वेक्टर होना चाहिए। तो करंट डेंसिटी जो होती है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है। चलें आगे। अब है हमारे पास करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर करंट डेंसिटी से आपने यूनिट देखना हो तो इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आ गया करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये नेक्स्ट, ये छोटे टॉपिक है आपकी बुक में दिए हुए। करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में हम क्या देखेंगे, आपको पता है कि जे किसके बराबर होता है, जे दैट इज इक्वल टू आई ओवर ए। ये तो किया हुआ आपने। जे जो है वो किसके ऊपर है, दैट इज आई ओवर ए। ये तो पढ़ा हुआ सभी कि जे जो है वो आई ओवर ए के बराबर होता है, राइट। अभी पढ़ा हमने
आई किसके बराबर होता है? NEAVD, ये निकाला हुआ रिलेशन, ये रिलेशन यहां पर पुट कर दो तो जे किसके बराबर आ गया? NEAVD ओवर ए, कट गया तो जे किसके बराबर आ गया? NEVD, where N is number of electron per unit volume of the conductor, E is the charge on the electron, VD is the drift velocity of the electron. समझ आ गई? VD क्या है हमारे पास? That is the drift velocity of the electron. ये पता चल गया आपको? समझ आ गई सभी को? अब हमारे पास नेक्स्ट जो है that is कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. क्या बोलेंगे बेटा हम? कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. ये हमारे पास क्या होती है? व्हाट इज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी? कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस. क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. कंडक्टेंस क्या है हमारे पास? दैट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. इसको कई बुक में सिग्मा के साथ नोट करते हैं, किसी बुक में जी के साथ नोट करते हैं, तो आपने लिखना 1/r. तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? ओहम इनवर्स. ओहम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? महो बोलते हैं. उल्टा कर दो, MHO. ओहम इनवर्स को क्या बोलते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम, तो इसका क्या होगा? ओहम इनवर्स. ओहम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? MHO. इसको बोलते हैं OHM, उसको बोलते हैं MHO. या ओहम इनवर्स की अगर हम बात करें तो ओहम इनवर्स को हम साइमन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? SIEMEN, साइमन. ठीक है? ओहम इनवर्स, महो या साइमन, दैट इज द यूनिट ऑफ किसका? कंडक्टेंस का. गॉट इट? क्लियर? ओहम इनवर्स, इसको हम ऐसे भी नोट करते हैं या इसको हम उल्टा कर दें ऐसे, ये महो बन गया. ओहम इनवर्स को उल्टा कर दो तो महो बन गया. ठीक है? क्लियर? ये है ओहम. ओहम यूनिट किसका होता है? रेजिस्टेंस का. ओहम इनवर्स किसका यूनिट होता है? कंडक्टेंस का. लेकिन ओहम इनवर्स अगर आपने लिखना तो इसको उल्टा टांग दो. उल्टा कर दिया आपने तो क्या बन गया? ये महो बन गया. ओके? क्लियर है? चलें आगे. फिर इसके बाद हमारे पास आ गया कि जो कंडक्टेंस है सब्सटेंस की, उसको हम ऐसे भी नोट करते हैं. राइट? यूनिट मैंने आपको बता दिए. अब हमारे पास आ गई कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या होती है? पता चल गया होगा. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या होती है? इसको कोई कंडक्टिविटी जो है, राइट, हर बुक में अलग अलग इन्होंने इसको डिनोट किया हुआ. हम इसको सिग्मा के साथ नोट कर देते हैं. इसको हमने किसके साथ नोट किया? जी के साथ. कई बार इसको एस के साथ भी नोट कर देते हैं कोई. राइट? कंडक्टिविटी को हमने सिग्मा. तो कंडक्टिविटी क्या है? दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं बेटा? अगर हम रेजिस्टिविटी के यूनिट देखें तो रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं? ओहम मीटर. रेजिस्टिविटी यूनिट क्या होते हैं? ओहम मीटर. तो इसके कितने हो गए? ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या महो मीटर इनवर्स, या आप इसको उल्टा टांग दो, मीटर इनवर्स. ओके? कहीं एम ना उल्टा बना देना. ठीक है? एम का डब्ल्यू मत बनाना कि सर ने इसको ऐसे कर दिया, ये इसमें नहीं चलेगा. ओके? तो ये क्या बन गया? महो मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स. साइमन को एस के साथ नोट कर देते हैं. क्लियर है बेटा? तो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के बराबर होगा. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगा? कंडक्टिविटी के बराबर. ठीक है? अब फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर. अब ध्यान से देखना, ये नोट कर लिया. अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया फैक्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग the conductivity. Factors affecting the conductivity of a conductor.
फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर की कंडक्टिविटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? आपने ये तो पढ़ा होगा, रो का रिलेशन मैंने निकाला था, m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ। m पता है, n पता है, e पता है, टाउ पता है, पहले लेक्चर में मैंने सारा बता दिया। और सिग्मा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन रो। तो सिग्मा किसके बराबर हो गया? ये उल्टा हो गया सारा टर्म, क्योंकि 1 अपॉन रो जब ये वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n ई स्क्वायर टाउ अपॉन m। दिस इज सिग्मा। इससे क्या पता चल रहा है कि सिग्मा जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, राइट? सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। ये दोनों चीजें मैंने बताई। तो जो हमारे पास कंडक्टिविटी है दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। मतलब जितनी ज्यादा नंबर डेंसिटी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जितने ज्यादा होंगे उतनी कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जितना रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा उतनी कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? ये आपने मुझे बताना है। रिलैक्सेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? ध्यान से सुनना, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? कोलिजन मोर फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। जब कोलिजन मोर फ्रीक्वेंट हो जाते हैं तो हमारे पास जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब रिलैक्सेशन टाइम हमारा कम हो जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी। अगर कंडक्टिविटी कम हो रही है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। उल्टा लेके चल रहे हैं। अगर आप रेजिस्टिव वाला कंसेप्ट ले रहे हो कि रेजिस्टिविटी जो है हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कंडक्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। रेजिस्टिविटी भी मैंने आपको बताई थी ये बात। गॉट इट? क्लियर है? राइट? सो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर तो डिपेंड करती है। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस, अगर मैं बोलूं कंडक्टिविटी और टेम्परेचर में ग्राफ, ये तो आपको पता है कि नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। क्यों करेगी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड? क्योंकि n कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो इसका मतलब जो हमारे पास कंडक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? कंडक्टिविटी n के ऊपर। इट मींस नेचर ऑफ मटेरियल। कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के साथ क्या करता है? वेरी करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो कंडक्टिविटी है, एक तो n और टाउ के ऊपर, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। n का मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम किसके साथ रिलेटेड है? टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है। तो हमारे पास ये दोनों चीजें याद रखनी है, एन टाउ, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। ठीक है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है? अगर सिंपल रेजिस्टिविटी की बात करोगे तो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। और कंडक्टिविटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? डिक्रीज होता है। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। इधर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज, बिकॉज दीज टूज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, पता चल गया? तो क्वेश्चन अगर आएगा कि ऑन व्हाट फैक्टर्स कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, तो आपने बोला नंबर 1 नेचर ऑफ मटेरियल्स, नंबर 2 टेम्परेचर। और वेरी कैसे हो रहा है? ये फार्मूले ये रेजिस्टिविटी के लिए है और ये फार्मूला किसके लिए है? कंडक्टिविटी के लिए। गॉट इट? ये आता है पेपर में। और कंडक्टिविटी और टेम्परेचर में अगर हम इधर को टेम्परेचर, इधर कंडक्टिविटी सिग्मा, तो हमारे पास ग्राफ क्या आएगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। ये ग्राफ आएगा। कंडक्टिविटी और टेम्परेचर में हमारे पास ग्राफ जो है वो इस ढंग से आएगा। गॉट इट? समझ आ गई? अब है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ
ओहम्स लॉ। देखो छोटे छोटे टॉपिक है, ये सारे टॉपिक मैंने पूछने भी है कि आज हमने क्या क्या किया। ठीक है, जो पढ़ गया वो आगे बढ़ गया, जो घर में बैठा रहा कि कोरोना वायरस पता नहीं क्या होगा, ऐसे पास हो जाएंगे, करने दो फिर। जॉब थोड़ा ऐसे मिलेगी, जॉब तो ऐसे मिलेगी नहीं, जॉब तो उसी को मिलेगी जो परफेक्ट होगा। ठीक है, आप आगे जाओगे, टेस्ट क्लियर करोगे, वही करेगा जो परफेक्ट होगा। ठीक है, तो अपने आप को परफेक्ट आपने बनाना है। बाकी तो मांगने से तो सभी दे देते हैं, खाना ही मांगना है तो दे देंगे सारे, लेकिन अगर आपने कुछ बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ क्या होती है ये? दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J conductivity and E is electric field. Relation between current density, this is current density, this is conductivity, and this is electric field. तो relation between current density and electric field and conductivity, that is known as microscopic form of Ohm's law. ठीक है, स्टार्ट करें। as we know that क्या बताएं हम? बोल तो रहे हैं as we know that, क्या बताया as we know that? बताओ, एज वी नो दैट बोल रहे हैं हम, क्या पता है आपको? आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, करंट वाला ये, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए इज एरिया क्रॉस सेक्शन, ई क्या है? चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये किया हुआ, और ये भी किया हुआ आपने वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है, किसके बराबर थी? ई टाउ अपॉन एम। ये भी किया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम, एंड देन मास। ये वीडी की वैल्यू यहां पुट कर दो। सो आई इज इक्वल टू एन ई ए, वीडी की वैल्यू ई टाउ ओवर एम। ओके, ये क्लियर हो गया? क्या बन गया ये? आई दैट इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए ई टाउ ओवर एम। गॉट इट? आई अपॉन ए कर दो, क्योंकि हमें करंट डेंसिटी बनानी है। क्या बन गया ये? एन ई स्क्वायर ई टाउ ओवर एम। आई अपॉन ए क्या होता है? व्हाट इज आई अपॉन ए? दैट इज इक्वल टू जे। सो जे हमारे पास आ गया एन ई स्क्वायर ई टाउ ओवर एम। जे तक पहुंच गए? ठीक है, अब रो किसके बराबर होती है? डेंसिटी। हमने डेंसिटी बोल रहा हूं मैं। रो क्या है यहां पर? रेजिस्टिविटी। रो रेजिस्टिविटी, कहीं आप डेंसिटी मत बोल देना। रेजिस्टिविटी रो, ये किसके बराबर होती है? इसका क्या फार्मूला है? हमने किया हुआ है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, क्लियर? ये रेजिस्टिविटी है, एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। क्लियर? यहां पर देखो, इसको हम कैसे लिखते हैं? फ्रॉम इक्वेशन वन देखो, मैं जे को कैसे लिख सकता हूं? ये एन ई स्क्वायर टाउ, ई मैंने ऊपर ही रखा, बाकी टर्म नीचे ले गया, तो क्या बन गया वो? एम ओवर एन ई स्क्वायर टाउ। देखो ध्यान से, यही बना। ये चीज अब ऊपर जाएगी तो ऐसे ही बन जाएगी, बट एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ये किसके बराबर है? रो के बराबर। ठीक है, अब बट सिग्मा जो है वो किसके बराबर होता है? सिग्मा इज कंडक्टिविटी। व्हाट इज सिग्मा हियर? दैट इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी सिग्मा
किसके बराबर होती है 1/रो के बराबर। तो ये किसके बराबर बन गया हमारे पास, दिस इंप्लाइज J इज इक्वल टू 1/रो की जगह हम सिग्मा पुट कर देंगे, रह गया E। दिस इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, क्लियर है। वेक्टर नोटेशन में रखना है तो J के ऊपर वेक्टर लगा दो, E के ऊपर वेक्टर। दिस इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम लॉ। ठीक है, क्लियर है। अब नोट कर लिया सभी ने, समझ आ गई। अब देखो क्या हो रहा है, थोड़ा सा रह गया पोर्शन। ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन रह गया, फिर मैंने एक दो डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद आपकी छुट्टी। आई किसके बराबर होता है, NEAVD, यही होता है। आई किसके बराबर होता है, NEAVD। यहां से VD की वैल्यू निकालना। VD किसके बराबर होगा, I/NEA। बट I/A किसके बराबर होता है बेटा, J के बराबर होता है। VD ये इतना I/A, यहां पर लिखो बिकॉज I/A दैट इज इक्वल टू J, तो ये बन गया J/NE। बट J किसके बराबर होता है, J अभी निकाला आपने। ठीक है, J किसके बराबर है, दिस इंप्लाइज J इज इक्वल टू सिग्मा E, बिकॉज J इज इक्वल टू सिग्मा E। पुट कर दो VD दैट इज इक्वल टू सिग्मा E/N, राइट। समझ आ गई, सिग्मा E/N। लग गया पता बेटा, चलें आगे। अब है हमारे पास कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको बताया है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, वैसे ही रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का भी करवा देंगे। फिर लिमिटेशन ओम्स लॉ की है, उसके बाद आगे ओहमिक एंड नॉन ओहमिक सर्किट एलिमेंट्स। ओहमिक एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, व्हाट आर ओहमिक एलिमेंट्स, बस दो डेफिनेशंस है, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक। कल करना है, चलो ठीक है, ओके, गुड बाय, बाय बाय, टाटा। इतना ही होता कि आपने कितने मिनट, 37 मिनट्स ये लेक्चर देखा है, बाकी हम कल वाले लेक्चर में करें। गुड बाय।